नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में सीएनजी करीब 69 रुपए प्रति किलो बिक रही है। तो ऐसे में ऑटो टैक्सी यूनियन का कहना है कि उसी किराए में गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। अब ये ऑटो टैक्सी यूनियन सरकार चाहते हैं कि वो सीएनजी में करीब 35 रुपए की सब्सिडी दे, क्योंकि किराया बढ़ेगा तो लोग सफ़र कम कर देंगे। अपनी इस मांग को लेकर दिल्ली के कई ऑटो टैक्सी यूनियन 11 अप्रैल को प्रदर्शन करेंगे और इस हफ्ते में सीएनजी के दाम करीब 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसका असर आम लोगों के साथ साथ राजधानी दिल्ली में सीएनजी से चलने वाले ऑटो पर भी पड़ा है। दिल्ली ऑटो की सबसे बड़ी यूनियन भारतीय मजदूर संघ के मुताबिक इस कीमत पर ऑटो चलाना मुश्किल है। ऐसे में अब सरकार से चाह रहे हैं कि सीएनजी के दामों में ऑटो टैक्सी को सब्सिडी मिले। और भारतीय मजदूर संघ ऑटो यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी ने कहा कि सरकार बिजली पर सब्सिडी दे सकती है, डीटीसी बस के सीएनजी के दाम अलग हैं, शराब पर छूट दे सकती है, तो हमें सब्सिडी क्यों नहीं दे सकती। हमारे लिए इस कीमत पर ऑटो चलाना मुश्किल है, इसलिए हम अपनी मांग को लेकर 11 अप्रैल को प्रदर्शन करेंगे और हमारी बात नहीं मानी गई तो हम 18 अप्रैल से हड़ताल पर चले जाएंगे। ऑटो टैक्सी यूनियन की मांग है कि बढ़ती हुई सीएनजी की कीमत को देखते हुए उन्हें करीब 35 रुपए की सब्सिडी दी जाए या फिर किराया बढ़ाया जाए। तो दिल्ली में एक बार फिर से सफर महंगा हो सकता है, क्योंकि 69 रुपए के आसपास सीएनजी के दाम पहुंच चुके हैं। पिछले हफ्ते की बात की जाए तो 9 रुपए के आसपास दाम बढ़ चुके हैं। फिलहाल ऑटो टैक्सी यूनियन अब इसको लेकर मांग कर रहे हैं कि उन्हें सब्सिडी दी जाए, 35 रुपए के आसपास सब्सिडी दी जाए, नहीं तो वो 11 अप्रैल से हड़ताल पर चले जाएंगे। तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से अब टैक्सी यूनियन और भारतीय मजदूर संघ मांग कर रहा है कि 35 रुपए सब्सिडी उन्हें सीएनजी में दी जाए, नहीं तो वो हड़ताल पे 11 अप्रैल से चले जाएंगे। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जो सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं ऑटो टैक्सी वालों की कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर 9 रुपए के करीब सीएनजी पे बढ़ा दिए गए हैं, तो लगभग कह सकते हैं 69 रुपए के करीब जो है वो जो सीएनजी के दाम जो है वो आ चुके हैं, लगभग 70 रुपए कह सकते हैं हम। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सीएनजी के दाम बढ़े हैं, उससे कहीं ना कहीं ऑटो टैक्सी वाले जो है वो अब परेशान है। उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो लोग बाग जो सफर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑटो टैक्सी टैक्सी वालों को कहीं ना कहीं भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। मगर इसी को लेकर जिस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं, लोग बागों का टैक्सी यूनियन का कहना है कि उनकी टैक्सियों के अंदर या फिर कहें ऑटो रिक्शा के अंदर लोग सफर नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी जो आर्थिक हालत है वो बिगड़ रही है और सरकार को लगभग 35 रुपए सब्सिडी देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं भारतीय मजदूर संघ के जो अध्यक्ष हैं यानी कि मंत्री हैं राजेंद्र जी सोनी जी, उन्होंने कहा कि लगभग 35 रुपए देनी चाहिए सब्सिडी, क्योंकि शराब पर और चीजों पर कहीं ना कहीं सब्सिडी मिल रही है, तो फिर कह सकते हैं गैस पर सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही है। जो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं उनकी भी अर्थव्यवस्था बिगड़ती नजर आ रही है। और इसी को लेकर चेतावनी भी दी गई है कि 11 अप्रैल को प्रदर्शन किया जाएगा, और अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो 18 अप्रैल से लगातार कहीं ना कहीं हड़ताल पर चले जाएंगे। यानी कि ऑटो टैक्सी जो है वो दिल्ली के अंदर नहीं चलेंगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान होगा और यहाँ पर जनता को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है जी। लेकिन राजीव, अगर सब्सिडी नहीं दी गई और 11 अप्रैल से ये लोग हड़ताल पे चले गए, तो दिल्ली की जनता को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि 91,000 के आसपास ऑटो दिल्ली की सड़कों पर डेली दौड़ते हैं। तो ऐसे में दिल्ली की जनता की समस्याएं तो बढ़ ही जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से अगर समझने की कोशिश की जाए तो महंगाई पर कहीं ना कहीं अंकुश जरूर लगना चाहिए। क्योंकि ये जो गरीब वर्ग है, ये ऑटो चलाते हैं और दिन भर की कमाई के बाद जब दूसरे दिन इन्हें पता लगता है कि सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, तो इनके ऊपर क्या बीतती होगी।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल की बात करें, सीएनजी की बात करें, एलपीजी की बात करें, क्या हम्म। कहते हैं, और जो महंगाई की बात करें, तो लगातार वो बढ़ती नजर आ रही है, जिसकी वजह से हम्म। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की हालत जो है वो बिगड़ रही है। सरकारों की तरफ से कहीं ना कहीं छूट चाहिए, वो छूट नहीं मिल रही है। सब्सिडी चाहिए, वो सब्सिडी नहीं दी जा रही है। और कहीं ना कहीं जनता जो है, हम्म। और जिस तरीके से सीएनजी के दाम की बात करें तो सीएनजी के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, लगभग 9 रुपए के करीब बढ़ा चुके हैं, और लगभग कह सकते हैं इससे भी कहीं ना कहीं महंगाई का जो असर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो कहते हैं ऑटो टैक्सी यूनियन है, उनकी परेशानी बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं उन परेशानियों को कम करने के लिए सरकार की तरफ से राहत चाहिए, यानी कि सब्सिडी चाहिए, वो सब्सिडी नहीं मिल रही है। और जिस तरीके से कहा गया है कि 35 रुपए सब्सिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि शराब पर तो आप लोग सब्सिडी दे रहे हैं, तो इसमें की सब्सिडी क्यों नहीं दी जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हम्म। होता हुआ नजर आ रहा है जी। लेकिन राजीव, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? प्रमुख मांगों में क्या कुछ आ रहा है? देखिए उनकी जो मांगे हैं टैक्सी यूनियन की, तो लगभग हम्म। दिल्ली के अंदर 90,000 से ज्यादा जो है ऑटो हम्म। टैक्सी चलती है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो उनकी मांगे हैं वो हम्म। यही है कि पहले उनका किराया नहीं बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति है वो पहले से ही बिगड़ी हुई थी। अब सीएनजी के दाम 9 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिए गए, तो उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और जो सफर करने वाले हैं, जो ऑटो टैक्सियों का इस्तेमाल करते हैं, वो अब ऑटो टैक्सी की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली कह सकते हैं दिल्ली सरकार हो या फिर राज्य केंद्र सरकार हो, दोनों से ही कहीं ना कहीं मांग की जा रही है कि 35 रुपए सब्सिडी दी जाए, ताकि जो उनकी हालात है वो सुधर सके। और दूसरा, जो किराया जो उनका अभी तक नहीं बढ़ाया गया 2013 से लेकर, वो उनको बढ़ाया जाए, ताकि उनको लिए भी कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था उनकी पटरी पर आ सके। और दूसरी बात, अगर ये बात नहीं मानी जाती तो 11 तारीख को प्रदर्शन किया जाएगा बड़े लेवल पर दिल्ली के जंतर मंतर पर, और 18 अप्रैल से इसकी जो हड़ताल है, यानी कि दिल्ली के अंदर 90,000 से ज्यादा जो ऑटो टैक्सी चलते हैं वो बंद हो जाएंगे, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारी सामना करना सरकार को भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जब टैक्स नहीं मिलेगा इनके द्वारा, और रोड टैक्स नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इनकी बिल्कुल सरकार राजीव, को भी बिल्कुल। नुकसान होगा। और उसी नुकसान से बचने के लिए सब्सिडी मांगी जा रही है, और किराए में वृद्धि करने की बात की जा रही है। तो देखना होगा कि केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार क्या फर्क सब्सिडी देती है, या फिर इनके लिए कोई राहत दे सकती है। मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ना तो पेट्रोल डीजल पर कोई राहत दी गई है, ना ही सीएनजी पर कोई राहत दी गई है, और ना ही एलपीजी पर कोई राहत दी गई है। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं बिल्कुल महंगाई का बिल्कुल असर राजीव, बिल्कुल फिलहाल बढ़ता हुआ नजर। बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर दोनों में से किसको झुकना पड़ता है, क्योंकि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 11 अप्रैल को ये हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो फिलहाल राजधानी लाइव में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का राजधानी लाइव में स्वागत है। रुक लेते खबरों की ओर, जहां पर पंजाब में गेहूं खरीद संबंधित सभी प्रबंध उचित ढंग से किए गए हैं, और किसानों समेत गेहूं की खरीद से संबंधित किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आने दी जा रही है। राज्य की मंडियों में गेहूं की खरीद निर्विघ्न जारी है। यह बात मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अनाज मंडी खन्ना में गेहूं की खरीद संबंधी प्रबंधों का जायजा लेने के मौके पर कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार गेहूं की फसल थोड़ी देर से आई है और पैदावार भी कम है, लेकिन किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। राज्य में 2262 मंडियां हैं, जिसमें से 1862 स्थायी हैं और 400 अस्थायी हैं, जो कोरोना के समय पर बनाई गई हैं थी और उनका प्रयोग किया जा रहा है। राज्य में मंडियों में इस बार 135 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आमद होने की उम्मीद है। खन्ना मंडी में लगभग 97,000 मीट्रिक टन गेहूं के आने की अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि जिला लुधियाना में 9.24 लाख मीट्रिक टन गेहूं के आने की अनुमान है। भगवंत मान ने बताया कि यूक्रेन के हालात के कारण गेहूं की मांग बढ़ी है और व्यापारियों की तरफ से एमएसपी से अधिक भाव पर गेहूं खरीदा जा रहा है। सरकार की मंडियों में से टैक्स भरकर व्यापारियों की तरफ से निर्विघ्न गेहूं खरीद जारी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को फसल से समयबद्ध ढंग से भुगतान किया जाना यकीनी बनाया गया है। सरकार की तरफ से मंडियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
तो लगातार जिस तरीके से भगवंत मान ने जब से कुर्सी संभाली है तब से वो लगातार एक्शन मोड में हो, और वो खन्ना पहुंचे थे जहां पर उन्होंने मंडी का जायजा लिया और मंडी का जायजा लेते हुए उन्होंने तमाम जानकारी दी। फिलहाल हमारे साथ अमित कुमार, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जिस तरीके से भगवंत मान ने जब से कुर्सी संभाली है तब से वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश देते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब किसानों को लेकर जिस तरीके से पंजाब जो है वो प्रांत, उसमें किसान बाहुल्य क्षेत्र है, तो ऐसे में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए भगवंत मान ने मोर्चा संभाल रखा है। अमित। जी, बिल्कुल, विनीत। अगर हम देखें कि बात करें तो पंजाब में किसान एक प्रायोरिटी में रहते हैं और हर हम्म। सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हम्म। कि किसानों की जो फसल है उसकी समय पे लिफ्टिंग हो, और हम्म। इसी चीज़ के लिए अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी सरकार के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम्म। पहली लिफ्टिंग है उनकी सरकार आने के बाद, और इसको एक हैसल फ्री तरीके से पूरा किया जाए ताकि किसानों को उनका मिलता हक मिले और समय से लिफ्टिंग भी हो जाए। तो इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार हम्म। फसल, कनक की फसल की अगर हम बात करें कि एमएसपी से ज्यादा रेट मिल रहे हैं, और इसके कई कारण है। जैसे सीधे तौर पर उनकी ग्लोबल एक्सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन इस बार ज्यादा की गई है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग चल रही है उससे कनक की जो ग्लोबल डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके हम्म। चलते किसानों को एमएसपी से ज्यादा के सीधे सीधे दाम मिल रहे हैं। ऑफकोर्स कि सरकारी मंडियों से कोई भी आके खरीदारी कर सकता है बकायदा, उसके लिए उनको एक बार टैक्स भरना पड़ता है ऊपर। इसी चीज को देखते हुए खुद हम्म। अगर हम कहें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्टिव नजर आए। वो पंजाब की सबसे बड़ी मंडी, जो खन्ना में सबसे बड़ी मंडी है, साथ ही बता दें कि एशिया हम्म। की सबसे बड़ी मंडी है ये। तो यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहाँ से जैसे अब तक जानकारी मिल पा रही है कि इस बार की एक्सपेक्टेशन 135 लाख मीट्रिक टन कनक की खरीद की रहने वाली है, कि इतनी फसल पंजाब में इस बार होने वाली है। जिसमें से सिर्फ अगर हम बात करें कि खन्ना से ही 90,000 मीट्रिक टन की फसल जाने वाली है, तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेशन हम पंजाब से रख रहे हैं। बिल्कुल अमित, लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही किसानों को भी ये भरोसा दिलाया कि इस बार गेहूं की फसल लेट खरीदी जा रही, लेकिन उनका एक एक दाना खरीद लिया जाएगा, साथ ही जो उनका भुगतान है वो भी जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। जी देखिए, इस बार अगर हम कहें कि फसल तैयार होने में थोड़ा डिले हुआ, हम्म। अगर हम चीज तौर इस बार फसल थोड़ी सी लेट आई है, क्योंकि एरिया वाइज अगर हम बात करें तो इस बार फसल थोड़ी लेट तैयार हुई है। हम्म। पर क्योंकि आमतौर पे जब पहले हम कंपैरेटिवली कंपेयर करते थे, जब फसल लेट होती थी पर प्रोक्योरमेंट की डेट फिक्स होती थी कि इस टाइम के पीरियड में ही सारी प्रोक्योरमेंट होनी है, जिसके चलते कई बार ऐसा हम्म। लगता था कि सभी किसानों की फसल नहीं दी जाएगी। पर इस बार भगवंत मान सरकार ने, या हम कहें कि आम आदमी सरकार ने इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किसानों की एक एक फसल का मतलब एक एक दाना लिया जाएगा। साथ साथ इस बार अगर हम बात करें कि सिर्फ सरकार नहीं खरीदे, इस बार प्राइवेट प्लेयर्स भी, वो भी हम्म। इस बार, क्योंकि ग्लोबल एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, ग्लोबल में कनक हम्म। की डिमांड बहुत ज्यादा है इस बार युद्ध के चलते, तो वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स भी पहुंचे हैं और इस बार किसानों के लिए बहुत अच्छा रेट मिल रहा हम्म। है। अगर हम बात करें कि एमएसपी से 200 रुपए ज्यादा बकायदा प्राइवेट प्लेयर्स कनक खरीद रहे हैं, जो उन किसानों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम्म। और किसानों को इस रेट पे बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। साथ साथ हम्म। किसानों को ये भी है कि हमारी अदायगी भी साथ के साथ हो रही है। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने सामने एक किसान की फसल 50 टन की करीब, मीट्रिक टन की करीब फसल खरीदी और उसी के तहत ऑन स्पॉट पेमेंट भी कराई गई। तो इस बार जो पेमेंट की प्रोसेस है विद इन 24 आवर्स रखी गई है, जैसे किसानों को उनकी काम का पैसा, मतलब उनकी फसल की जो मुआवजा है साथ साथ मिल रहा है, तो उससे किसान बहुत ज्यादा खुश है। हम्म। साथ साथ जब प्राइवेट प्लेयर वहां पहुंच रहे हैं तो उनको भी ये चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सरकारी साथ साथ पेमेंट कर रहे हैं और अगर वो हम्म। पेमेंट डिले करते हैं तो उनके पास कोई नहीं आएगा। तो इस चीज को देखते हुए उनको भी ऑन स्पॉट पेमेंट करनी पड़ रही है। हम्म। पर इस दौरान एक चीज बहुत ज्यादा हमें देखने मिलती है कि जब किसी भी फसल का अच्छा दाम मिल रहा होता है तो स्टेट के बाहर से फसल आने लग जाती है, तो बाहर से सस्ते में खरीद के यहाँ पर एमएसपी के रेट पे बेचने की कोशिश करते हैं। पर इस बार इस चीज के ऊपर ही पूरी कोशिश की गई है कि स्टेट में बाहर से कुछ भी ना आए और सिर्फ पंजाब के किसानों को इस एमएसपी का फायदा मिले, या फिर जो पंजाब के बायर्स हैं उनसे सिर्फ पंजाब के किसान से खरीदे। तो इस चीज हम्म। को काफी ज्यादा कोशिश वर्तमान सरकार करती नजर आ रही है, ताकि पंजाब के किसानों को बहुत पूरा पूरा लाभ मिल सके। जी हम्म। लेकिन अमित, एक चीज और भी है, जैसे ही भगवंत मान ने कुर्सी संभाली थी उन्होंने तमाम विधायकों को, मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि आप चंडीगढ़ में ना रहकर अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम करें और फील्ड पर उतर के काम करें, और इसका पालन करते हुए खुद भगवंत मान भी नजर आ रहे हैं। वो चंडीगढ़ में ना रहकर तमाम अधिकारियों को निर्देश ना देकर वो खुद फील्ड पर उतर रहे हैं और जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि जब हम वीआईपी कल्चर खत्म करने की आम आदमी पार्टी की शुरू से ही हम्म। रणनीति रही है, आम आदमी पार्टी ये चीज क्लियर करके आई थी कि हम वीआईपी कल्चर चलने नहीं देंगे, चाहे वो हम्म। खुद मंत्री हो।
और इस चीज का बकायदा ऑर्डर दिया गया है कि हमने आप सभी विधायकों को बोला है कि आपने अपने हल्के में रहना है, अपने हल्के में दफ्तर बनाने और उन दफ्तरों में आपको मौजूद रहना है। उन दफ्तरों में आपको कोई भी आके विजिट कर सकता है, आपने उनकी बात सुननी है, चाहे वो लोग जिन्होंने आपको वोट किया हो, चाहे वो लोग जिन्होंने आपको वोट नहीं किया हो, क्योंकि आप वहां के विधायक हैं और आप सबके विधायक हैं, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के नहीं है जिन्होंने आपको वोट किया। सबने सबकी फ्री विल होती है, इस चीज को हाईलाइट किया गया था और इसका एग्जाम्पल वो खुद सेट करते हुए नजर आ बिल्कुल। रहे हैं कि वो खुद हल्के में रहते हैं अपने पूरे पंजाब का, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भी हमें ये चीज भी कंसिडर कराओ तो वो पूरे पंजाब का जायजा लेते हैं, खुद जगह जगह जाके हर एक चीज सुनिश्चित करते हैं कि ये चीज ऑन ग्राउंड लेवल हो रही है। चंडीगढ़ में सिर्फ और सिर्फ जो मीटिंग्स है, अगर हम कहें सीधे सिर्फ मीटिंग्स के लिए आते हैं, अगर हम आमतौर पर जहाँ पे पहले विधायक हमें चंडीगढ़ में मिल जाते थे, अब वो चंडीगढ़ में नहीं होते, अब आमतौर पर सब वो अपने हल्के में होते हैं। और जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, जैसे कोई स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है, जैसे कि आसान माइनिंग को लेकर सभी अधिकारियों को बुलाया गया था, जैसे सभी को बुलाया गया था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर, उन सभी चीजों को लेकर सिर्फ जब स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है, सिर्फ तभी और तभी मंत्री और विधायक जो एरिया से जुड़े हैं वो तब आते हैं, नहीं तो हर कोई अपने हल्के में काम कर रहा है। एक अच्छा मॉडल सेट किया जा रहा है जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों को ये चीज पसंद आ रही है कि हमारे विधायक हमारे बीच में है, क्योंकि आमतौर पर जब लोगों को शिकायत करनी होती है, कोई भी काम कराना पड़ता है तो उन्हें चंडीगढ़ आना पड़ता है, चंडीगढ़ आके उन्हें अपने विधायक ढूंढने पड़ते थे और उसके बाद उन्हें समय लेना पड़ता था। पर अब वो सब बिल्कुल। चीजें नहीं है, अब अपने हल्के में विधायक मिल जाते हैं और वो तो कहाँ मिलते हैं वो बिल्कुल, भी सबको बिल्कुल, पता हमें है। जिस तरीके से भगवंत मान ने ये तमाम चीज़ें सँभाली हैं, जिस तरीके से उनके लिए राजनीति तो नहीं नई नहीं थी, लेकिन सीएम पद ज़रूर नया था। तो जिस तरीके से उन्होंने राजनीति के साथ-साथ सीएम पद की कमान भी सँभाली है, ये सच में देखने वाली बात है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है और रुख कर लेते हैं मुंबई की ओर, जहां पर आपको बता दें कि विलय की मांग को लेकर हड़ताली एसटी कर्मियों ने शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे अचानक राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के सिल्वर ओक घर पर धावा बोल दिया और धावा बोलते हुए आपको बता दें कि इस दौरान कर्मियों ने पवार के घर पर पत्थर और चप्पल फेंक दिए। तो वहीं आपको बता दें कि एसटी कर्मियों के इस अचानक धरना प्रदर्शन से पवार के घर के बाहर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जिस समय यह हमला हुआ उस समय शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ वहां मौजूद थी। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने हाथ जोड़कर एसटी कर्मियों को इस तरह से उग्र आंदोलन न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घर के अंदर उनकी मां और बेटी मौजूद हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। सुप्रिया के इस अपील के बावजूद एसटी कर्मी उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। एसटी कर्मियों के साथ इस रुख को देख सुप्रिया घर में वापस लौट गईं और वहीं इसके बाद पूरे मामले को शांत कराने के लिए मुंबई पुलिस ने कमान अपने हाथ में संभाली। साथ ही संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था विश्वास नागरे पाटिल पवार के घर पहुंचे और उन्होंने एसटी कर्मियों को कंट्रोल करते हुए वहां से निकाला। सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस समय से नहीं पहुंचती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के घर के बाहर भारी ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है और साथ ही सुप्रिया सुले सांसद इस समय उनके घर पर मौजूद थी और सुप्रिया सुले ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। फिलहाल तो हम जानकारी और अपडेट्स के साथ सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, क्या कुछ प्रदर्शन देखने को मिला, प्रदर्शनकारियों की क्या कुछ मांगी थी? उग्र आंदोलनकारी उनके घर पहुंचे और जमकर चप्पल फेंके और नारेबाजी की। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक 105 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। उनमें एसटी कर्मचारियों के वकील भी शामिल है, उनकी भी गिरफ्तारी दे दी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। सरकार की जो खुफिया तमाम एजेंसियां काम करती है उसमें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में गृह मंत्री या मुंबई पुलिस आयुक्त को क्यों नहीं जानकारी दी, ये बड़ा सवाल होता है। इसकी जांच जो है अब मुंबई पुलिस कर रही है।
दूसरी बात, इस पूरे मामले को लेकर तमाम नेताओं के बयान आने लगे हैं। तमाम नेताओं का सीधे तौर पर यह कहना है कि जब मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी मांगों को रखा था, सुना, लोगों ने सहमति से माना भी, तब यह आंदोलन करने की नौबत कैसे आई, इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है, इसकी भी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। क्या कुछ नाम इसमें सामने आ रहे हैं? जो मुख्य नाम क्या है गिरफ्तारी जिनकी हुई है सत्यप्रकाश? देखिए, सीधे तौर पर यह इशारा करता है कि जिस तरह से मुंबई हाई कोर्ट ने कल आदेश दिया था कि 22 अप्रैल से सभी एसटी हड़ताली जो कर्मचारी है वो काम पे लौटे और उनको पूर्वतः जो सिस्टम था वैसा ही चलाया जाएगा। लेकिन इस बीच उनके वकील ने सीधे तौर पर आकर तमाम मीडिया कर्मियों से बात रखी थी और कहा था कि शरद पवार ने उनकी मांगों को लेकर जो वचन दिया था वो पूरा नहीं हुआ। यानी कि सरकार ने विलय को लेकर जो एसटी कर्मचारियों की मांग थी उसको लेकर तमाम एसटी कर्मचारी शरद पवार के घर के बाहर हंगामा कर रहे थे। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश। तो प्रदर्शनकारियों ने घर पर पत्थर फेंके हैं और पत्थर फेंकते हुए आपको बता दें कि हमले से अफरा तफरी का माहौल बन गया था और साथ ही अब इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने शरद पवार के घर पर पत्थर फेंके थे और उसके बाद आपको बता दें कि सुप्रिया सुले जो सांसद हैं वो भी वहां मौजूद हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की खाली 36 सीटों में से 27 सीटों पर आज 8 बजे से मतदान जारी है। बता दें कि 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन 9 सीटों पर बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में नहीं है। इस कारण इनका निर्विरोध निर्वाचन तय है और इस चुनाव का परिणाम 12 अप्रैल को आएगा। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को जो नवरात्रि को लेकर बधाई दे रहे थे और उत्तर प्रदेश में हो रहे विधान परिषद के चुनाव को लेकर तमाम जानकारी दे रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एनबी न्यूज़। तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। तो आज उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग विधान परिषद चुनाव करा रहा है और आपको बता दें कि 27 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ रुक लेते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान कर चुके हैं विधान परिषद के चुनाव में। देखिए प्रियव्रत, जाहिर सी बात है कि 36 सीटों पर विधान परिषद का जो चुनाव होना है उस पर 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा चुकी है और निर्विरोध ये चुनाव जीता जा चुका है। तो वही 27 सीटों पर आज मतदान होगा और कहीं ना कहीं मतदान की बात किया, सुरक्षा व्यवस्था की बात किया, सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ये चुनाव कराया जा रहा है और जाहिर सी एहतियात बढ़ता गया है। तो वहीं अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मतदान किया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी लखनऊ में करेंगे। और कहा जा सकता है कि बड़ा चुनाव भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिसकी भी सत्ता होगी उसी के सबसे ज्यादा एमएलसी होंगे। तो वही कहावत होती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत कही जा सकती है। और सबसे ज्यादा जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी, तो जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके पास सबसे ज्यादा एमएलसी होते हैं। तो वही बात की जाए तो गोरखपुर में आज विधान परिषद का चुनाव है। बनारस, चंदौली, प्रयागराज, फैजाबाद, बलिया, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती, गोड्डा, इस तरह की जो 27 सीटें उस पर कहीं ना कहीं मतदान होगा। और सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान डाला है।
लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डालेंगे। जो अलग अलग लखनऊ के अलग अलग जो विधानसभा है उसमें भी कहीं ना कहीं मतदान लगभग शुरू हो चुका है। और ये 5 बजे तक ये मतदान होगा और 5 बजे तक मतदान के बीच में जो ग्राम प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है और एमएलसी हैं, विधायक हैं, ये सब कहीं ना कहीं मतदान करेंगे। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही सबसे ज्यादा सीटें जीतने का, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 12 अप्रैल को इसका रिजल्ट आएगा और साफ हो जाएगा कि सबसे ज्यादा एमएलसी विधान परिषद में किसके प्रतिनिधि जा रहे हैं। लेकिन जितेंद्र, पोलिंग बूथों से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? अभी लगभग 40 मिनट हो चुके हैं वोटिंग शुरू हुए। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सभी को पहुंचना, जो मतदान करते हैं विधान परिषद के चुनाव में, उनका पहुंचना शुरू हो गया है। और लगातार जो कह सकते हैं वीवीआईपी है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में, यूं कह सकते हैं कि जो मंत्री हैं, जो विधायक भी हैं, सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं मतदान करना शुरू कर, ग्राम प्रधानों का पहुंचना शुरू हो गया है। तो जाहिर सी बात है अपना अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, अपनी सरकार के जो प्रतिनिधि उनको चुनने का काम किया जाएगा। और पोलिंग स्टेशन पर सबका धीरे धीरे आना शुरू, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सबकी नजर है। और उसकी नजर पर सबको रखते हुए किसी रोचक ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव होगा, तो जाहिर सी बात है 9 सीटें पहले ही भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। और जहाँ प्रतिष्ठा दांव पे लगी है समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 2 ही पार्टी आमने सामने है, ना ही बसपा ने कोई उतारा है, ना ही कांग्रेस ने। तो जाहिर सी बात है दोनों की प्रतिष्ठा आमने सामने है और सबसे ज्यादा सीटें जीतने की दावा दोनों ही पार्टी कर रही है। अब देखते हैं कि आखिरकार 12 अप्रैल को ही साफ हो पाएगा कि सबसे ज्यादा एमएलसी किससे जीत जाती है। बिल्कुल जितेंद्र, आप नज़र बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल आज 27 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो फिलहाल राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शिमला में रोड शो से हिमाचल प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेंगे। और आज अनाडेल से पीटरहॉफ तक नड्डा का रोड शो होगा। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और आरकी के एक बूथ की बैठक भी लेंगे। ठहराव शिमला में होगा और 10 अप्रैल को सड़क मार्ग से बिलासपुर जाएंगे। और 4 राज्यों में जीत के बाद पहली बार नड्डा हिमाचल आ रहे हैं। चुनावी जीत के बाद शिमला में नड्डा का सम्मान में अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। रोड शो में कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा का प्रदर्शन भी होगा और नड्डा विधानसभा से पीटरहॉफ तक ओपन जीप में जाएंगे। 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शिमला में नड्डा का स्वागत करेंगे और वह आज 10 बजे शिमला पहुंचेंगे। उनका हेलीकॉप्टर अनाडेल में उतरेगा और बीजेपी महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि आज जनसभा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विधायक दल, कोर ग्रुप और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी ने सरकार रिपीट की है। अब हिमाचल में भी बीजेपी सरकार रिपीट होनी है। तो आज सियासी घमासान लगातार जारी रहेगा हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ताल ठोकते हुए नजर आ रही है तो वहीं हिमाचल प्रदेश में सियासी जमीन तलाशती हुई आम आदमी पार्टी भी नजर आ रही है। आज जेपी नड्डा का रोड शो है और रोड शो को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अब ऐसे में बीजेपी चाहती है कि 4 राज्यों में जिस तरीके से सरकार बनाई है, ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी सरकार रिपीट करे। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ रुक कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल प्रदेश से टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से आज 10 बजे जेपी नड्डा के पहुंचने की खबर है और इसी के लेकर बीजेपी ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? जी देवेंद्र, मैं आपको बताऊं कि भाजपा की ये जो अभिनंदन आज कार्यक्रम करने जा रही है, इसके जरिए वो हिमाचल में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, जिसे एक चुनावी शंखनाद माना जा रहा है विधानसभा चुनाव और एमसी चुनावों के लिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट जो रात को निकलकर सामने आई है, आम आदमी पार्टी जो अभी तक ये कहती नजर आ रही थी कि हिमाचल में उसका सीधा मुकाबला भाजपा से,
भाजपा ने उसे एक बड़ा तगड़ा झटका देते हुए पिछली रात ही जो हिमाचल के आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है अनूप केसरी, संगठन महासचिव सतीश और जो जिला ऊना के जो अध्यक्ष है इकबाल सिंह, उनको जो अनुराग बिल्कुल। ठाकुर है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने उसको जो है भाजपा में शामिल कर लिया। ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं आज की रैली की, तो आम आदमी ये जो भाजपा है इससे जो चुनावी जो शंखनाद करने जा रही है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी ये भाजपा के ऊपर एक दबाव भी है, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो हिमाचल से संबंध रखते हैं और 4 राज्यों में जो उन्होंने मिशन जो रिपीट किया है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ एक बड़ा दबाव भी है कि कहीं किसी भी तरह से हिमाचल में भी भाजपा को मिशन रिपीट को अपनी सफल बनाना है। बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन आज जिस तरीके से जेपी नड्डा जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनमें जोश भरने का काम करेंगे, इसको लेकर वो लगातार दौरे पर हैं और अब हिमाचल में वो सरकार रिपीट करने की कवायद को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच ये आप जिस तरीके से जानकारी दे रही, बड़ा झटका लगा है, तो ऐसे में कितनी क्या चुनौतियां आम आदमी पार्टी के लिए अब बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें अब नया अध्यक्ष ढूंढना है, और साथ ही आम आदमी पार्टी अब बीजेपी को कितनी कड़ी टक्कर दे पाएगी? जी देखिए, अभी तो जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि टक्कर जो भाजपा से, फिलहाल एक बड़ा राजनीतिक संकट उनके सामने खड़ा हो गया कि अभी आम आदमी पार्टी को अपना एक प्रदेश अध्यक्ष चुनना है, संगठन महासचिव उनके पास नहीं है, और तमाम तरह की इस तरह की मुश्किलें अभी आम आदमी पार्टी को यहाँ पे अभी उनका सामना करना है। क्योंकि मंडी में जो रैली रखी गई थी, उसमें भी जो उनके ऊपर आरोप लगा है कि 2000 के करीब जो लोग हैं वो पंजाब और यूपी से बुलाए गए थे और बाहरी राज्यों से अन्य लोग आए थे। तो आम आदमी पार्टी को भी फिलहाल जो है सियासी जमीन जो अपनी है उसको मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका मुकाबला अगर वो ये कह रही है कि भाजपा से, तो भाजपा जो है एक बड़ी ही रणनीतिक समझ बहुत बड़ी है। वो जो संगठनात्मक तौर पे जो बहुत बड़ी है भाजपा, उसका मुकाबला इतनी आसानी से आम आदमी पार्टी नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाजपा यहाँ पे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, तमाम बड़े नेता है, वो सभी का जो निशाना है वो ये मिशन रिपीट है, और उसको लेकर तमाम तरह की जितनी तैयारियां हैं, जितनी संभव जो कोशिश है, वो भाजपा अपने स्तर पर पूरी की पूरी करेगी, और उसकी तमाम वो रहेगी कि चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी है, उसके सामने कहीं भी न टिक सके। लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा की आज ये रैली होगी, इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के लेकर क्या कुछ उत्साह है? आज जो जेपी नड्डा रोड शो करेंगे और उसके बाद उनकी संगठनात्मक बैठक भी है और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी है, इसमें क्या कुछ चेहरे शामिल हो सकते हैं? जी देखिए, जो आम आदमी पार्टी भाजपा का जो ये रोड शो है, जेपी नड्डा जो 10 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे, उसके बाद वो सीधे विधानसभा से लेकर ओपन जीप में होटल पिटरॉफ तक जाएंगे और वहां पर एक बड़ी जनसभा एक रखी गई है जिसको वो संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में इस वक्त भाजपा के बहुत मनोबल उनका बहुत ऊंचा है और पूरा जोश भरा हुआ है, और इसी जोश को जो है वो बनाए रखने के लिए, और नगर निगम जो चुनाव है जिसको सत्ता का जो सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसमें जोश भरेंगे, क्योंकि शिमला को जो लक्षित किया गया है रोड शो के लिए जेपी नड्डा के, वो इसीलिए रखा गया क्योंकि शिमला में अगले महीने जो है वो नगर निगम जो चुनाव है प्रस्तावित है, और नगर निगम जो चुनाव है शिमला के बहुत अहम माने जाते हैं। सत्ता का उसको सेमीफाइनल माना जाता है, जो उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, माना जाता है कि वो सत्ता का जो रास्ता है उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हिमाचल की राजधानी है शिमला, और तमाम तरह के लोग हर जिले से, हर राज्य के लोग, अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनादेश है वो नगर निगम चुनाव काफी हद तक स्पष्ट कर देता है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक जनसभा के बाद जो भाजपा के जो विधायक दल है उसकी बैठक लेंगे। हिमाचल का जो कोर ग्रुप है भाजपा का, उसकी बैठक उन्होंने बुलाई है। संगठनात्मक स्तर पे जितने भी इनके जो मोर्चे हैं उनकी जो बैठक है राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। और सबसे बड़ा जो इस पर भाजपा जो लक्षित करके चली है वो बूथ, मतलब उनका मानना है कि अगर हमारा बूथ मजबूत होगा तो जीत की और आसानी से हम बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह जो जेपी नड्डा है वो बूथ की बैठक भी यहाँ पर एक लेंगे। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए टीना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में चुनावी संक्रांत करेंगे जेपी नड्डा, इसमें देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ इसके अहम मायने होंगे। तो खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश की अलग अलग जेलों में सजा काट रहे कैदियों को समय पूर्व माफी देते हुए प्रदेश सरकार ने रिहा कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गृह विभाग ने कैदियों की रिहाई के आदेश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव गृह रमेश कुमार सुधांशु ने आदेश जारी होने की जानकारी दी है। अपर सचिव गृह अतर
सिंह द्वारा जारी आदेश में 175 कैदियों को रिहा कर सूचना दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि जिला कारागार देहरादून में ऐसे 23 कैदी हैं जिन्हें समय से पूर्व रिहा किया जा रहा है। सभी कैदी 14 साल से लेकर 21 वर्ष तक की सजा काट चुके हैं। तो वहीं संपूर्णानंद शिविर सितारगंज उधम सिंह नगर कारागार के ऐसे 81 कैदियों की रिहाई हुई है, जिनमें से 14 वर्ष से 23 वर्ष तक की सजा काट चुके बंदी हैं। तो वहीं हरिद्वार जिला कारागार से 63 बंदियों को छोड़ने के आदेश जारी हुए हैं, जबकि पौड़ी और चमोली जिला कारागार से एक सजायाफ्ता कैदी छोड़ा जा रहा है। अब फिलहाल राजधानी लाइव में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो राजधानी लाइव में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो पुष्कर सिंह धामी के सरकार ने 175 कैदियों को समय से पूर्व रिहा करने का फैसला लिया है और उनको रिहाई दे दी गई है। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ अमित चौधरी संवाददाता हमारे साथ हल्द्वानी से बने हुए हैं। रुक कर लेते हैं अमित की ओर। अमित, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 175 कैदियों को समय से पूर्व रिहा करने का फैसला किया है? आपको बता दूं कि ये 175 कैदी हालांकि चुनाव से पहले यहाँ पर रिहा होने थे, लेकिन चुनाव आने के बाद यहाँ पर आचार संहिता लग जाने के कारण ये कार्य नहीं हो पाया। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से कवायद की गई है और जो वायदा कहीं ना कहीं उन कैदियों के साथ किया गया था, क्योंकि ये वो कैदी हैं जो लंबे समय से सजा काट चुके हैं और जिनका आचरण ठीक होने के कारण और उन पर रियायत कहीं ना कहीं बरतने की बात की जा रही थी। उत्तराखंड के जो सभी जिला के यहाँ पर कारागार है, वहां से कैदी छोड़े जाने की यहाँ पर सूचना मिल रही है, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, यहाँ सभी जगह से वो कैदी छोड़े जा रहे हैं जो लंबी सजा काट चुके हैं और जो सजा याफ्ता है, लेकिन उनको 50,000 मुचल पे यहाँ पर छोड़ा जाएगा और कोर्ट के अनुसार जो भी यहाँ सजा का प्रावधान होगा वो किया जाना है। लेकिन ये बड़ा कदम है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कि वो कैदी जिनको यहाँ पर लगातार छूट मिलने की यहाँ पर कवायद की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं अब होने जा रही है। उन कैदियों को, उनके परिवारजनों को जो लंबे समय से इंतजार था, वो कहीं ना कहीं इंतजार उनका खत्म होने वाला है। बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए, साथ ही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब पुष्कर सिंह धामी सरकार ने फैसला लिया है कि 175 कैदी जो लंबे समय से रिहाई का इंतजार कर रहे थे, उनको रिहाई दे दी गई है। तो इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के सर्वानंद नगर में बने होटल 25 आवर्स पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर रिमूवल की कार्रवाई निगम द्वारा की गई है। इस होटल में छेड़खानी, बलात्कार और अश्लील वीडियो बनाने के मामले पिछले दिनों से उजागर हुए थे और नगर निगम पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 50 से भी अधिक कमरे के 25 आवर्स होटल को तोड़ने की कार्रवाई की है। एसीपी विशेष अग्रवाल ने बताया कि 25 आवर्स होटल अवैध रूप से बनाया गया था। वहीं भंवरकुआं पुलिस को होटल 25 आवर्स की शिकायत लगातार मिल रही थी और ऐसे में 50 कमरों के साथ होटल में अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी, जिसके चलते कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लगातार 25 आवर्स होटल में अवैध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी मामा का बुलडोजर गरज रहा है और अवैध कारोबार का अड्डा बताया जा रहा है होटल 25 आवर्स। उसी को लेकर अब कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के चलते आपको बता दें कि 25 कमरों को तोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध होटल पर बुलडोजर चल रहा है। आपको बता दें इसको लेकर हड़कंप मच गया था क्षेत्र में।
50 कमरों वाला था ये होटल और इसमें आपको बता दें कि 25 कमरों को तोड़ दिया गया है। अवैध कारोबार का अड्डा फिलहाल 25 आवर्स होटल बताया जा रहा था। आपको बता दें कि अश्लील वीडियो बनाने का आरोप कई बार इस पर लग चुका है। तो वहीं मालिक को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उस पर मालिक ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर होटल 25 आवर्स पर कार्रवाई की गई है और आपको बता दें कि इस होटल को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ गणेश तिवारी हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जिस तरीके से यूपी में बाबा तो मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर गरज रहा है। देखिए प्रियवत, निश्चित तौर पर आपने सही कहा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चल रहा है, उसी तर्ज पे अब जो है मध्य प्रदेश में भी मामा का बुलडोजर जोरों पर चल रहा है। और जो अवैध गतिविधियों में जो भी लोग लिप्त हैं, चाहे वो किसी तरह के माफिया हो या फिर अवैध कार्य करने वाले हो, उन पर अब जो है बुलडोजर का कहर जो है साफ तौर पर बरसता हुआ दिख रहा है। और उनके जो अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति है उनको अब ढाया जा रहा है। और इसी तरह पर इंदौर पर भी मामा का बुलडोजर जो है कल देखने को आया, सामने आया, जहां पर 25 हावर होटल नामक जो अवैध रूप से संचालित हो रही थी, जहां पर गलत कृत्य किए जा रहे थे, अश्लील वीडियो बनाए जा रहे थे, वहां पर जो है नगर निगम के जो है 8 वोकलों जो है चली और उस होटल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं नगर निगम के द्वारा बताया गया कि ये होटल पूरी तरह से अवैध रूप से संचालित हो रहा था, जिसको जो है कई बार जो है सूचना भी दी गई है, नोटिस भी दिए गए हैं। वहीं इस होटल के मालिक जो मनदीप भाटिया बताए जा रहे हैं, उनको भी लगातार जो है इस संबंध में बुलाया गया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। वहीं अगर होटल की बात करते हुए तो होटल के बारे में भी लगातार जो है शिकायतें वहीं भंवर कुआं थाने पर मिल रही थी कि इस होटल में जो है अवैध कार्य किए जा रहे हैं या फिर अश्लील वीडियो बनाए जा रहे हैं और ब्लैकमेलिंग का कार्य किया गया है, जिसके बाद जो है मामा तक ये बात पहुंची थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर सख्त निर्देश दिए थे। जहां इंदौर में इस तरह की अवैध गतिविधियों में जो लोग लिप्त है, इंदौर की बात करें या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, तो उनके जो है अवैध रूप से मकान हो या फिर वो होटलें हो, उनको लगातार जो है ढहाने का काम जो है नगर निगम के द्वारा जोरों पर किया जा रहा है इन दिनों, ताकि जो माफिया है, जो अवैध रूप में जो कार्यों में संचालित कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं या इन कार्यों में लिप्त हैं, ऐसे लोग जो है पनप नहीं पाए और आगे अवैध कार्यों में लिप्त ना हो पाए, इसको लेकर जो है लगातार जोरों पर यहाँ पर कार्रवाइयां नगर निगम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा की जा रही है। और उसी तर्ज पर इंदौर में अगर बात करें तो 5 मंजिला जो इमारत थी इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत सरोदा नगर में, वहां पर जो है इस होटल को जो है तोड़ने की कार्रवाई की गई है और पूरी तरह से ध्वस्त भी कर दिया गया है। जी प्रियवत, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई की गई है, इस तरीके से कार्रवाई करने से तमाम होटल व्यापारियों में या माफियाओं में पूरी तरीके से हड़कंप बचना तो लाजमी सी बात है। गणेश, निश्चित तौर पर देखिए अगर बात करें तो कई होटलें हैं ऐसी हैं जहां पर अवैध कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि जो एक विशेष जो लोग हैं जिनके होटलों में सही कार्य किए जाते हैं या जो पूरी तरह से वैध हैं, वो लोग इस तरह की कार्रवाइयों से पूरी तरह से सहमत नजर आ रहे हैं और नगर निगम का साथ भी दे रहे हैं, सरकार का भी साथ दे रहे हैं। लेकिन जो अवैध जिन होटलों में अवैध कार्य किए जा रहे हैं उनमें निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाइयों के बाद जो है ये हड़कंप सा है। और इंदौर की अगर बात करें तो ये कोई पहली कार्रवाई नहीं, इसके पहले भी जो है इस तरह के अवैध रूप से जो होटल संचालित हो रहे थे या बगैर अनुमति लिए हुए होटल संचालित कर दिए गए थे या फिर रेसिडेंशियल को जो है होटल में तब्दील कर दिया गया था या फिर किसी भी तरह की शिकायतें आ रही थी, उन होटलों पर कार्रवाई की गई है। लेकिन अब तक की अगर बात करें तो जरूर ये सबसे बड़ी कार्रवाई है इंदौर की, जो होटल को 5 मंजिला होटल को जिसमें 25 कमरे हों और वो होटल काफी 2 वर्षों से संचालित हो, उस पर जो कार्रवाई वो अपने आप में एक जरूर ये है कि अभी अपने आप में बड़ी कार्रवाई की गई है और जिसके बाद जो है अब होटल संचालक जो लोग हैं या फिर जो लोग अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं हड़कंप समझ गया है। जी क्या कुछ धाराएं हैं जिनमें मुकदमा दर्ज किया गया है गणेश? देखिए अभी थाने की अगर बात करें तो चूंकि इसके पहले भी पास्को एक्ट के तहत जो है इस थाने के जो मालिक है
वहां पर जो है दर्ज किया गया था भंवरकुआ थाना क्षेत्र में। और चूंकि तमाम जो धाराएं हैं, जो तमाम कार्य थे, इस होटल की बात करें तो वो छेड़छाड़ी की बात करें या फिर अश्लील वीडियो को बनाने की बात करें या फिर ब्लैकमेलिंग को लेकर बात करें, तो ये कार्य ही किए जा रहे थे। तो जो तमाम धाराएं अभी जो दर्ज की गई हैं, अगर बात करें या आगे भी दर्ज की जाएंगी, तो वो इन्हीं को लेकर की जाएंगी, क्योंकि उस पर ब्लैकमेलिंग की बात करें या फिर अश्लील वीडियो को बनाने को लेकर बात करें या फिर किसी तरह से छेड़छाड़ी की बात करें, तो तमाम जो है महिला अपराध नियंत्रण शाखा से रिलेटेड ही उस अवैध होटल में जो है कार्य किए जा रहे थे और महिलाओं का शोषण ही किया जा रहा था। तो तमाम जो धाराएं अभी जो कार्रवाई की गई है, महिला शोषण नियंत्रण के तहत ही कार्रवाई की गई है। बिल्कुल गणेश, साथ ही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गणेश। तो जिस तरीके से अब यूपी में अगर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, तो मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर भी गरज रहा है, जिसके चलते होटल 25 आवर्स पर यह कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।